हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए यहाँ पे हमारे जो चैनल है माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल, इसे यहाँ पे देखिए पहले लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी के पास इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए हम देखते हैं। हम यहाँ पे क्लास 10th हिंदी लेंगे जो कि हमारा पद्यांश है और चैप्टर अध्याय 13 है हल्दी घाटी। देखिए ये हमारा हल्दी घाटी चैप्टर अध्याय है और ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है श्याम नारायण पांडे के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे हम इनके जीवन परिचय के बारे में भी बात करेंगे कि श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय क्या रहा और इनकी कृतियाँ क्या क्या रही। तो आइए हम देखते हैं। देखिए ये इनका जीवन परिचय जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 2020 तथा 19 में भी पूछ चुका है। इनका जीवन परिचय का देखें हम तो श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को सन 1907 में डुमराव गांव और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ में डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। आरंभिक शिक्षा के बाद इनकी जो आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी आए। मतलब ये आरंभिक शिक्षा इतने हो गई जब इनकी, तो इन्हें आगे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें क्या जाना पड़ा? इन्हें काशी जाना पड़ा, जो कि बनारस आए। काशी विद्यापीठ से भी साहित्याचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। स्वभाव से शाश्वत, हृदय से विनोदी और आत्मा से निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी के स्वस्थ पुष्ट व्यक्तिगत में शौर्य, सत्य और सरलता का अनूठा मिश्रण था। मतलब इनका जो जीवन था वो क्या था? व्यक्तिगत के शौर्य, सत्य और सरलता का अनूठा मिश्रण इनका था। संस्कार, दिव्यति, युगीन दृष्टिगोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी के थे। ये लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। मतलब 2 दशकों से ऊपर ये क्या है? ये हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया है। पांडे जी का देहांत 1991 ईस्वी में डुमराव नामक गांव में हुआ था। मतलब इनका जहां जन्म हुआ उसी स्थान पे 1991 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब आइए इनकी हम साहित्य परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी साहित्य परिचय मिली है। श्याम नारायण पांडे आधुनिक काव्य धारा के प्रमुख वीर कवियों में से एक थे। ये क्या थे? आधुनिक जो काव्य धारा के कवि हैं उन्हीं में से ये एक थे। वीर काव्य को इन्होंने अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया है। इन्होंने क्या किया? वीर काव्य को ही अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया है। पृष्ठभूमि को अपने काव्य का आधार बनाकर इन्होंने पाठकों की गहरी छाप छोड़ी है। इन्होंने पाठकों में इससे क्या किया? गहरी छाप छोड़ी है। अब इनकी हम कृतियाँ देखते हैं। यहाँ पे कृतियाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? श्याम नारायण पांडे ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना की थी। कितने? 4 उत्कृष्ट महाकाव्यों की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। जिनमें से एक क्या है? जिनमें से एक हम जो पढ़ रहे हैं हल्दी घाटी, ये है और ये 1937 से 39 के ईस्वी में प्रकाशित हुई। और दूसरा क्या है? जाहोर को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है। मतलब ये 4 में से ये 2 ऐसे हैं जिन्हें क्या हुआ? बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली है। एक हल्दी घाटी और दूसरा है जाहोर। हल्दी घाटी हम अभी आपको यहाँ पे व्याख्या करके बताएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या लिखे थे आगे। यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे जैसे इनकी जो रचनाएं हैं तुमुल, रूपांतरण, आरती, जय हनुमान, ये सब यहाँ पे इनके सन भी दिए गए हैं कि ये कब से प्रकाशित हुई। और इनकी कुछ काव्य परिवर्धित संस्करण भी है जैसे माधव, रिमझिम, आंसू के कण, गोरावध, ये सब इनकी प्रारंभिक लघु कृतियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इनके पद्यांश हैं इनके बारे में जानते हैं और उसका संदर्भ सहित व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। देखिए ये हमारा पद्यांश पहला है जो कि हमारा यहाँ पे प्रस्तुत है।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको संदर्भ बताते हैं, क्योंकि हम जो पेपर में हमारा देता है अगर कोई पद्यांश लिखने के लिए तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम संदर्भ यहाँ पे लिखें तो प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है। यह श्री राम नारायण पांडे द्वारा रचित काव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। मतलब श्री राम नारायण पांडे की काव्य जो हल्दी घाटी है उससे ये पद्यांश लिए गए हैं। यहाँ पे कुछ पद्यांश दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो प्रसंग है उसे अगर देखिए तो प्रसंग का मतलब ही क्या होता है, हम कोई भी जो व्याख्या है उसका एकदम सटीक संक्षिप्तकरण वर्णन उसमें हो। अर्थात इसका अगर हम प्रसंग देखें तो प्रस्तुत पद्य में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है। इसमें क्या है, महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध का सचिव यहाँ पे चित्रण किया गया। सातवीं जो हल्दी घाटी थी, हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था उसका यहाँ पे सचिव चित्रण किया गया है। अब यहाँ पे हम इसकी व्याख्या के जरिए आपको यहाँ पे समझाती हैं। देखिए क्या है यहाँ पे शब्द की, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़े दौड़े करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामित्र को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अब आइए यहाँ पे इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध की मात्र देख ही नहीं रहे थे। यहाँ पे देखिए मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। मतलब वो कह रहे हैं कि बस वो मेवाड़ केसरी बस नहीं देख रही थी, अर्थात महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख नहीं रहे थे, बल्कि वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर उत्साहपूर्वक युद्ध कर रहे थे। देखिए यहाँ पे केवल रण का ना तमाशा था, मतलब वो स्वयं बस उसे देख नहीं रहा था। मतलब और जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो सेना होती है वो लड़ती है और वो आराम से बैठ के देखती हैं। तो ये ऐसे नहीं थे, ये इनकी सेना तो लड़ रही थी लेकिन साथ में ये खुद वहाँ पे उत्साहपूर्वक युद्ध में लड़ रहे थे। वह मुगलों से युद्ध अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कर रहे थे। वो युद्ध किस लिए कर रहे थे, मुगलों से युद्ध इसलिए कर रहे थे कि उनकी जो मान सम्मान है वो बची रहे, मान सम्मान की रक्षा करने के लिए कर रहे थे। इसके लिए वे बलिदान तक देने को तत्पर थे। इसीलिए वो क्या करने के लिए, बलिदान देने के लिए भी तत्पर थे। वह मान रत्न का प्यासा था। वह मान रत्न मतलब जो उनका मान सम्मान है, जो यहाँ पे मान सम्मान है उसको यहाँ पे कि उनकी मान सम्मान का कोई ठेस ना पहुँचे, इसलिए वो क्या किए, जो युद्ध था वहाँ पे खुद ये उपस्थित हो गए। और ये इनकी अपनी मित्र की कोई चिंता नहीं थी, अपनी का जो बलिदान देने के लिए तत्पर थे, तैयार थे। उन्होंने अपने घोड़ों पर चढ़कर पूरा युद्ध किया। ये जो चढ़ चेतक, चेतक मतलब यहाँ पे घोड़े से संबंधित है। चढ़ चेतक पर घूम घूम मतलब वो अपने घोड़े पे चढ़ के घूम घूम के क्या किए, पूरा युद्ध किए और मुगलों की सेना को ध्वस्त करते हुए अपनी सेना की रखवाली भी की। करता सेना रखवाली था, यहाँ पे देखिए है ना, करता सेना रखवाली मतलब यहाँ पे साफ साफ आपको कहा है कि वो क्या कर रहे थे, अपने सेना की जो रखवाली भी कर रहे थे और मुगलों का भी ध्वस्त किए। उन्होंने मुगलों की सेना का सामना धीरतापूर्वक किया था। ले महामित्र का साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कंपाली था। मतलब उन्होंने क्या किए, जो समानता था मुगलों से वो धीरतापूर्वक किया और सदैव उन पर हावी रहे। वे मृत्यु की परवाह किए बिना ही इस प्रकार रण क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे, मानो महाराणा प्रताप ने शिवाजी का रूप धारण कर लिया था। मानो ऐसा देख कर लग रहा था, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, मानो प्रत्यक्ष कृपाली था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो कौन है, वो महाराणा प्रताप शिवाजी का रूप धारण कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए उनके हम काव्यगत सौंदर्य बताते हैं। यहाँ पे जो उनकी भाषा क्या थी, भाषा यहाँ पे कड़ी बोली है और जो शब्द हैं वो शक्ति अमीघा और रस क्या है, वीर रस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बताया है कि यहाँ पे उनकी महाराणा प्रताप का क्या है, मेवाड़ के जो थे राजा, उनकी
यहाँ पे वीता के बारे में प्रस्तुत है, वीता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो अलंकार है यहाँ पे पुनरावृत्ति अलंकार है, क्योंकि दौड़े दौड़े घूम घूम साथ साथ ये सब के यहाँ पे क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी अलंकार है, यहाँ पे पुनरावृत्ति अलंकार है। अब हम यहाँ पे अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए ये हमारा अगला पद्यांश है, पद्यांश नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इसकी प्रसंग की बात करें, क्योंकि संदर्भ तो वही रहेगा जो हम आपको यहाँ पे पहले वाले में बताए हैं। तो यहाँ पे जो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्य में कवि ने महाराणा प्रताप और उनके सेना नायक के वीरता का वर्णन किया है। यहाँ पे उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ साथ उनका जो सेना नायक है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो आइए हम व्याख्या के जरिए यहाँ पे इसे समझते हैं। महाराणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप की जो सेना और मुगलों की सेना के मध्य भयानक युद्ध चल रहा था। पहले यहाँ पे जिसे हम देखते हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। आगे देखिए, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूगे तिगने उत्साह भरे। तो यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखिए, तो महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो मुगलों की सेना के साथ भयानक युद्ध हो रहा था। जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होने पर उफान उठता है, देखिए जिस प्रकार पानी में क्या होता है, पानी में हलचल होने पर उफान उठता है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। जिस प्रकार पानी में रखने से हलचल होने पर उसका उफान उठता है और उसी उफान से में बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो पानी का कोई उफान, मतलब पानी में अगर उफान उठता है तो जो आसपास एरिया होता है सब क्या होता है, तहस नहस होता है, मतलब बह जाता है। तो वही यहाँ पे बताए हैं। उसी प्रकार अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु, मतलब महाराणा प्रताप अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए वो हृदय में उफान उठ गया था, उनके हृदय में क्या हुआ था, उफान उठ गया था। वो उन्होंने अपने घोड़ों पर बैठकर तलवार उठा ली, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। वो अपने घोड़े पे बैठकर क्या किए, तलवार उठा लिए और अपने विरोधियों का संहार करना आरंभ कर दिए। अपने विरोधी का क्या करना आरंभ कर दिए, संहार मतलब उनको मारना आरंभ कर दिए। मेवाड़ के राजकुमार ने मुगलों की सेनाओं के सर धड़ से अलग करके, मेवाड़ के जो राजकुमार थे, सेना नायक राणा को भी रथ देखकर चाह भरे। मेवाड़ के जो राजकुमार थे वो क्या किए, मुगलों की जो सेनाएं थी उनके सर धड़ अलग कर दिए, अपनी जवानी की सार्थकता को सिद्ध किया था। महाराणा प्रताप के इन रौद्र रूप को देखकर मेवाड़ सेना नायक और सिपाहियों ने उत्साह का संचार होने लगा था। वो सब देखिए कि हमारे जो राजा हैं महाराणा प्रताप, उन्हें वह जब इस प्रकार के मतलब उनके साहस को देखकर जो वहाँ के सिपाही थे उनके अंदर क्या हुआ है, उत्साह भर गया है। और उस उत्साह के साथ वह मुगलों से युद्ध करने लगे, बढ़ दिया और विपक्षियों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दुगने तिगुने उत्साह से वो क्या किए, उनका संहार करने लगे, मुगलों की ही संहार यहाँ पे करने लगे। तो यहाँ पे हम देखें तो जो रस है वो क्या है, वो वीर रस है। और अलंकार क्या है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि चढ़ चेतक में अगर देखिए तो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पे चढ़ चेतक है ना, इसमें क्या हो रहा है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए हम यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ है। और जो भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली है। तो आइए हम अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए अभी पद्यांश तीसरा है हमारा। यहाँ पे पहले प्रसंग बताते हैं। प्रसंग इसका क्या है कि कवि ने हल्दी घाटी के युद्ध का भीषण चित्रण करते हुए राणा प्रताप के रौद्र रूप का वर्णन किया है। मतलब उनके रौद्र रूप के बारे में बताया गया कि वो कैसे इस युद्ध में वे मुगलों से युद्ध कर रहे हैं। तो आइए इसे हम व्याख्या के जरिए यहाँ पे समझते हैं। क्षण मार दिया कर कोड़ से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर पर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा रारा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीव प्रसार बढ़ी। तो आइए मैं यहाँ पे इसकी व्याख्या देखिए। क्षण मार दिया कर घोड़े से, कवि कहते हैं कि मेवाड़ के राजा के साथ साथ
अब उनकी सेना भी दोगुने उत्साह से युद्ध कर रही थी। मतलब जो उनकी सेना थी वो अपने राजा को देखकर कि वो इतने उत्साह से युद्ध कर रहे हैं तो उसके अंदर जोश आ जाती थी। उनकी जो सेना थी उन्हें एक उत्साह प्राप्त हुआ और वो दुगने तिगने उत्साह से उन मुगलों से युद्ध कर रही थी और विरोधियों को परास्त कर रही थी। महाराणा प्रताप ने मुगल सैनिकों को क्षण भर में ही कोड़े मार कर रणभूमि में गिरा दिया। क्षण भर में दिया कर कोड़े से, यहाँ पे देखिए कोड़े है ना, कोड़े मार कर उसे क्या किया, उन्हें क्षण भर में ही गिरा दिया। अब महाराणा प्रताप अपने घोड़े से उतरकर युद्ध कौशल दिखा दिखा कर मुगल सैनिकों को मार रहे थे। देखिए यहाँ पे रण किया उतर कर घोड़े से, रण किया मतलब रण स्थल पे वह घोड़े से क्या किए, उतर गए और उतर के वो अपना कौशल दिखा दिखा के वहाँ पे मुगलों सैनिकों को परास्त कर रहे थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा के, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि राणा रण कौशल दिखा दिखा के, अपनी कौशल अपनी क्षमता दिखा दिखा के वो क्या कर रहे थे, चढ़ गया उतर कर घोड़े से, वह वहाँ पे मुगलों का संहार कर रहे थे। अब ऐसा क्षण देखने को मिल रहा है, देखिए क्षण भीषण हलचल मचा। यहाँ पे अब ऐसा क्षण हमें देखने को मिल रहा है कि जो वास्तव में अत्यंत भीषण था। क्या था, अत्यंत भीषण था। महाराणा प्रताप ने विरोधी सैनिकों को पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया और यह देखकर कुछ ही क्षणों में चारों ओर भीषण हाहाकार मच गया। यहाँ पे देखिए क्षण भीषण हलचल मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। मतलब मुगलों की जो सेना थी उस पे राणा की जो तलवार चढ़ती जा रही थी और ऐसा देखकर वहाँ पे जो लोग थे वो चारों ओर भीषण हाहाकार मच गया था। तो था सूर्य रक्त पीने का यह रणचंडी जीव प्रसार पड़ी। आगे कहते हैं कि रणभूमि में मचे इस भीषण नरसंहार को देखकर ऐसा प्रतीक हो रहा था कि मानो रणचंडी दुर्गा की खून की प्यास बुझाने के लिए राज्य अपने विरोधियों का संहार कर रहे हैं। ऐसा मालूम चल रहा था कि जो वहाँ के राणा प्रताप हैं वो दुर्गा की तरह उनकी खून की प्यास को बुझाने के लिए विरोधियों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे संहार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो अलंकार है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि राणा रण, तो राणा रण का मतलब र वर्ग की आवृत्ति यहाँ पे अधिक बार हो रही है। और यहाँ पे जो रस है वो वीर रस है, क्योंकि हमें इन सभी से क्या प्राप्त हो रहा है, हमें इन सभी से वीरता प्राप्त हो रही है। अब आगे देखते हैं जो अगला पद्यांश है। देखिए ये हमारा पद्यांश चौथा है, इसमें क्या कहते हैं, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप के शिष्य का बखान करते हुए विरोधी सेना की पराजित मनोवृत्ति का वर्णन किया है। मतलब उनकी बखान करते हुए जो विरोधी सेना के पराजित हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इसे हम व्याख्या से देखते हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, वह हाथी दल पे टूट पड़ा, मानो उस पर कभी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा सूर्य का नाल फूट पड़ा, सो सहायक कर बढ़ता उसको केवल घटा कच्छ से टोक दिया, जो वीर बना न बीच बेक बरछे पर उसके रोक दिया, उसको रोक दिया। तो अब यहाँ पे अगर इसकी व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने मुगल सेना पर इस प्रकार प्रहार किया कि उन पर वज्र गिर गया, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा। यहाँ पे देखिए जो पवी है, यहाँ पे पवी का मतलब अगर हम बताएं आपको, पवी का जो मतलब है वो वज्र से है। वो किससे है, पवी का मतलब यहाँ पे वज्र से है। तो आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या कि महाराणा प्रताप के प्रहार से मुगल सेना के समस्त हाथी दल ध्वस्त हो गए थे। जो हाथी दल वहाँ पे था वह हाथी दल टूट पड़ा। जो हाथी दल वहाँ पे क्या था, वो सभी क्या हुए थे, ध्वस्त ने अर्थात टूट गए थे। आगे देखिए, मुगल सेना के समस्त हाथी दल टूट गए थे। उनके प्रहार में इतनी शक्ति थी कि
उसकी प्रचंडता से ऐसा प्रतीक होने लगा जैसे धरती फट गई हो। देखिए फट गई वेग भू, ऐसा भू मतलब क्या होता है, भू मतलब होता है धरती। ऐसा मालूम चला था कि उनके प्रचंड व्यवहार से कि जो धरती है वो क्या गई है, वो फट गई है और उसमें से रक्त की धारा वो निकलती हो। शोणित का नाल टूट पड़ा, मतलब जो यहाँ पे देखिए शोणी का नाल का मतलब क्या है, जो रक्त की धारा है वो ऐसी बह रही है जैसे जो धरती है वो क्या हुई है, धरती फट गई है। विरोधी दल के जो सैनिक अपने पराक्रम एवं शासन के बल पर कुछ आगे बढ़ते हैं, जो साहस कर बढ़ता है उसको, या फिर देखिए जो विरोधी दल कुछ अपने पराक्रम मतलब जो उनका साहस है उससे जो आगे बढ़ रहे हैं, अपने व्यंगों के बल से ही बीच रणभूमि में रोक देते हैं। महाराणा प्रताप यहाँ क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप अपने व्यंग्यों के बल से उन्हें क्या करती हैं, उन्हें रोक देते हैं। अपने व्यंग्यों का मतलब क्या है, उनका जो वक्ष है इनका जो तलवार है उससे क्या करती हैं, वो उन्हें रोक देती हैं, आगे वो नहीं बढ़ पाती हैं। यह महाराणा प्रताप के प्रति विरोधियों के भय की स्थिति को दर्शाता है। दूसरी ओर विपक्ष दल के जो सैनिक बहादुरी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो वीर बना नव बीच फेंका बरछी पर उसको रोक दिया। मतलब आगे कह रहा है कि जो विपक्ष दल के सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, वो आगे बढ़ते चले आ रहे थे, तो महाराणा प्रताप ने उन्हें भाले से प्रहार करके उन्हें बीच में ही क्या किया, रणभूमि में ही रोक दिया। इस समय परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि मेवाड़ के राजा की यहाँ पे जो इस सबसे क्या हमें मालूम चलता है, इस सबसे हमें मालूम चलता है कि जो मेवाड़ के राजा के सम्मुख मुगल सेना परास्त हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए जो रस है वो क्या है, वीर रस है, अर्थात यहाँ पे उत्साह को प्रेरित किया गया है। और अलंकार जो है यहाँ पे वो अलंकार उपेक्षा अलंकार है, क्योंकि देखिए उपेक्षा अलंकार का अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होता है, मानो जानो यही सब उसमें आती हैं। तो यहाँ पे जो मानो आया है शब्द, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उपेक्षा अलंकार है। तथा जो यहाँ पे रस है वो वीर रस है और गुण क्या है, ओज है। यहाँ पे हम अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए हमारा पद्यांश 5वां है, इसमें क्या कहता है, पहले हम आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की युद्ध कौशल एवं वीरता का वर्णन किया है। अब यहाँ पे उनकी जो वीरता के बारे में बताया गया है, तो आइए हम देखते हैं। व्याख्या। छड़े उछल गया अति घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। छड़ भरे में गिरता रुंडों से, मस्त मद मस्तक गजों के सुंडों से, घोड़े से विकल विडुंडों से, फट गई भूमि नरे मुंडों से। अगर यहाँ पे इसकी हम व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं, कवि महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ वीरता प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पे क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, सिर्फ वीरता प्रस्तुत किया गया है। तो उनकी वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रण क्षेत्र में युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के घोड़े पर मुगल सैनिक चढ़ गया था। देखिए चढ़ उछड़ गया अति घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पे, मतलब जब युद्ध हो रहा था उसी समय कोई मतलब सैनिक था जो क्या किया था, महाराणा प्रताप के घोड़े पर मुगल सैनिक चढ़ गया था। उसने महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी। उसने क्या किया, उनसे युद्ध करते करते अपनी क्या की जान गंवा दी। आगे देखिए इसमें महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए विपक्षी दल से युद्ध किया। उन्होंने क्या किया, वीर दल से, वीर मतलब विपक्षी जो है यहाँ पे विपक्षी दल से उन्होंने युद्ध किया। लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पे, छड़ भरे में गीते मुंडो रूपे मस्तक गजों की सुंडों से। तो आगे देखिए यहाँ पे इसकी हम व्याख्या अगर करें तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, परस्पर मतलब उन्होंने विपक्षी दल के सर धड़ से क्या किए, अलग कर दिए। मुगलों के हाथी की सेना और मेवाड़ के घोड़ों की सेना के मध्य चल रहे युद्धों में विरोधी दल का संहार इस प्रकार किया कि संपूर्ण रणक्षेत्र मुगलों के हाथियों के सूंड और मुगलों सेना के कटे हुए सिर से फट गई भूमि नरमुंडों से। जो वहाँ पे सैनिक थे जिनके मुंड जो थे वो कट चुके थे, वो क्या किए, पूरी ऐसे मतलब फट गई हो, इस प्रकार प्रतीत हो रही थी। तो आइए हम अब इसका अगला पद्यांश देखते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ काव्य सौंदर्य की बात करें तो जो हमारा अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, ये हमारा पुनरावृत्ति अलंकार है और रस जो है वो वीर रस है। तो आइए अब हम देखते हैं।
देखिए ये हमारा अगला पद्यांश है, पद्यांश नंबर 6वां। यहाँ पे अगर हम इसकी प्रसंग की बात करें तो प्रसंग इसमें क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की युद्ध कौशल और देश प्रेम की भावना को उजागर किया है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या देखिए तो कवि पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है ये, ऐसा रण राणा करता था, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर काम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता था मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त समान वहाँ, जिस पर तब विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हम अभी आपको बताए हैं, तो हम यहाँ पे अगर इसकी हम व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या निकलता है, कभी महाराणा प्रताप के युद्ध करने की कला का वर्णन करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि वे निडर होकर अपने विरोधियों की से युद्ध करते थे। देखिए ऐसा राणा करता था उसको था संतोष नहीं, मतलब वो निडर होके क्या करते थे, युद्ध करते थे, परंतु उनको विरोधियों को परास्त करने पर भर से ही संतुष्टि नहीं मिलती थी। मतलब उन्हें बस उनका विरोध करके या उनका मृत्यु करके वह उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह जितने अधिक शत्रु का नाश करते, देखिए यहाँ पे क्षण क्षण आगे बढ़ता था, जितने देखो शत्रु का नाश करते पर कम था रोष नहीं, उतना ही रोष और क्रोध उनके बढ़ता चला जाता था। मतलब वो जितना वो आगे बढ़ते थे वैसे उनका गुस्सा भी क्या था, बढ़ता चला जाता था, जब तक कि विरोधी सेना के रक्त में से स्नान नहीं कर लेते। अब देखिए कहता था लड़ता था मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान वहाँ, जिस पर मतलब कहते हैं कि बिना स्नान किए, मतलब बिना स्नान नहीं कर सकते हम वो काम। अब यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, तब तक वह माना एक सम्मान के लिए रण क्षेत्र में युद्ध करते रहते थे। यहाँ पे देखिए जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों की क्या कहते, मुगलों से युद्ध कर रहे थे। महाराणा प्रताप के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस युद्ध में विजय मेवाड़ सेना और राजा महाराणा प्रताप की निश्चित है हार हुई है, यहाँ पे महाराणा प्रताप की निश्चित ही उस पर मुगलों का झूठा अभिमान और सच्चाई करना आरंभ हो गया है। अब यहाँ पे हम अगला पद्यांश देखते हैं, सॉरी इसका पद्यांश बस यहाँ पे 6 पद्यांश इसके थे। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम बताए हैं पद्यांश सभी आपको समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।